अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर पे आगे बढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि भारत जो था, हमारा इंडिया जो था, उसमें यूरोपियंस कैसे आए, क्यों आए और कैसे आए। यूरोपियंस के आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा रिच था। ओके, इंडिया में वेल्थ बहुत ज़्यादा थी। वेल्थ का मतलब होता है धन दौलत, पैसा और रिसोर्सेज। सबसे बड़ी बात, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। ओके, इंडिया में काली मिर्च वगैरह और दूसरी इतनी सारी अच्छी अच्छी स्पाइसेस और दूसरी चीज़ें मिलती थी कि बाहर से लोग आकर इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। ओके, इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि इंडिया में आकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती थी जैसे सिल्क, कॉटन के कपड़े। ओके, एक एक सिंपल कॉटन का कपड़ा जिसको मुस्लिन बोलते थे। ओके, काली मिर्च। तो ये सारी चीज़ें यूरोप वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ही ज़्यादा इनको फ़ायदा पहुंचाने वाली थी। ओके, इसलिए ये इंडिया में आकर के राज करना चाहते थे। तो देखिए यूरोप से मेनली 5 ग्रुप आए थे अलग अलग टाइम में। ओके, तो उसमें से हमें मेनली 4 ही पढ़ने पड़ते हैं। ओके, तो उन चारों के मैं नाम बता देता हूँ। पांचवा जो डैनिश ग्रुप है, जिनको हम डैनिश बोलते हैं, वो हम नहीं पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि उनका कार्यकाल, उनका जो पीरियड था आने का, वो बहुत कम था। ओके, वो बहुत ही कम साल तक रहे थे और ज़्यादा जगह राज भी नहीं कर पाए थे। बट ये जो 4 ग्रुप जिनकी मैं बात करूँगा, ये इंडिया में आ करके इंडिया को बहुत ज़्यादा लूट कर गए हैं। ओके, तो ये 4 ग्रुप थे। सबसे पहले आए पोर्चुगीज़। ओके, सबसे पहले आए पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ के बाद आए डच। ओके, पोर्चुगीज़ के बाद आए डच। ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। ओके, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, सब के सब। ये ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज़ के। ठीक है, पोर्चुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिशमैन आए और फ्रेंच आए। ओके, ये चारों एक के बाद एक आए इंडिया में। ओके, तो देखिए यहाँ पर इन चारों का रास्ता बना हुआ है आने का। ओके, ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही होंगी हर जगह, ये रास्ते हैं जहाँ से ये पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश और फ्रेंच आते थे। ओके, तो ब्लैक जो डॉट्स हैं, जैसे यहाँ पर इंडिया में नीचे कैलिकट जो जगह है वहाँ पर ब्लैक डॉट, और एक नीचे कोचिन में वाइट डॉट दिख रहा होगा। तो ये जो ब्लैक डॉट है, ये सी और लैंड रूट था। ओके, सी और लैंड रूट दोनों था। और जो वाइट डॉट है वो न्यूली डिस्कवर्ड सी रूट है, मतलब अभी अभी खोजा गया। ओके, जो ब्लैक डॉट है वो पुराने रूट्स हैं और जो वाइट डॉट है वो नए रूट्स हैं। ओके, तो चलिए हमने फिर पढ़ा था क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। ये एक सेलर था, ये एक नाविक था। इसने ये सोचा था कि मैं अगर वेस्ट जाता रहूँगा, ओके, मैं वेस्ट की तरफ अगर अपने शिप को लेकर जाता रहूँगा तो मुझे एक दिन इंडिया मिल जाएगा। ओके, यहाँ किसके वेस्ट की बात चल रही है? यहाँ अमेरिका के वेस्ट की बात चल रही है, क्योंकि ये बेसिकली ये इटली का था। इटली कहाँ है? यूरोपियन कंट्री है। कहाँ है? यूरोपियन कंट्री है। ओके, तो यहाँ पर मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। ये जो यूरोप दिख रहा होगा, जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटिनोपल, वेनिस, जेनेवा, पोर्चुगल, लिस्बन, ये यूरोप है पूरा। ओके, तो ये जो यूरोप है, यहाँ से आप लेफ़्ट साइड ये मूव किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने लेफ़्ट साइड मूव किया था। ये लेफ़्ट साइड की तरफ अपने शिप को लेकर गया था। क्यों लेकर गया था? क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि अगर मैं वेस्ट साइड जाऊंगा, यानी लेफ़्ट साइड जाऊंगा, तो मुझे एक दिन इंडिया मिल जाएगा। ओके, मुझे एक दिन इंडिया मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। ये वेस्ट तो गया, बट इसने डिस्कवर कर लिया अमेरिका। इसको इंडिया नहीं मिला, बट इसको क्या मिला? अमेरिका मिला। बट इसको ये पता नहीं था कि इसने जो देश डिस्कवर किया है वो अमेरिका है। उसको लगता था कि इसने उसने इंडिया ही डिस्कवर किया है। ठीक है, तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे जिन्होंने अमेरिका को खोजा था। और ये एक इटालियंस एक्सप्लोरर थे, मतलब ये इटली के थे। ठीक है, और इसीलिए आज भी आप देखते हैं जो अमेरिका के नेटिव्स होते हैं उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। ठीक है, और अमेरिका में एक कैरेबियन आइलैंड भी है जिसको हम वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। ओके, चलिए अगले सेलर को पढ़ते हैं, जो है वास्को डे गामा। ये भी तैर करके इंडिया तक आए थे,
बट ये अफ्रीका के थ्रू आए थे। मैं मैप में आपको दिखाता हूँ, ये जो मैप है यहाँ पर नीचे देखिए केप ऑफ गुड होप लिखा हुआ है। तो ये भी एक यूरोपियन कंट्री से आ करके केप ऑफ गुड होप पे आए। केप ऑफ गुड होप से थोड़ा सा आगे गए जहाँ पर मोजाम्बिक लिखा हुआ है, उसके नीचे इनको एक गुजराती बिजनेसमैन मिला, उसका नाम था अबुल मजीद। ओके, अबुल मजीद से इन्होंने पूछा कि मुझे आप इंडिया जाने का रास्ता बताओ। तो अबुल मजीद वो इंडिया से ही था, तो उसने इनको, अबुल मजीद ने, जो वास्को ड गामा थे, इनको इंडिया लेकर आया। ओके, तो देखिए कहाँ से क्या हुआ, ये पोर्चुगल तरफ से चढ़ा, ठीक है, ये पोर्चुगल तरफ से अपना शिप लेके गया पूरा, ये अफ्रीका जो आपको दिख रहा है, फिर वहाँ से जो डॉटेड लाइन आपको लेफ्ट में दिख रही है, सबसे लेफ्ट में, वो आता गया और केप ऑफ गुड होप आ करके फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे जब ये गया तो इसको एक गुजराती बिजनेसमैन मिला जिसका नाम था अबुल मजीद, तो उसके थ्रू ये इंडिया पहुँचा। ओके, तो वास्को डी गामा सबसे पहले इंडिया आया था 1498 में। ओके, ये पहला सेलर था जो इंडिया आया था। ओके, और ये कब आया था? 22 में 1498 में। तो चलिए मैं रीड करता हूँ इसके बारे में कि कैसे कैसे आया, किसके पास आया सबसे पहले। ओके, तो जमोरिन करके एक राजा था, तो जमोरिन के राज दरबार में ये आया था वास्को ड गामा। ओके, तो वास्को ड गामा अ नेटिव ऑफ पोर्चुगल। वास्को ड गामा कहाँ का सेलर था? पोर्चुगल का। पोर्चुगल आप मैप में देखिए कहाँ पर है, क्योंकि ये आपको देखना ज़रूरी है। ये देखिए सबसे लेफ्ट में आपको लिस्बन के ऊपर पोर्चुगल दिख रहा होगा, तो ये यहाँ का रहने वाला था। ओके, वास्को ड गामा अ नेटिव ऑफ पोर्चुगल डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। वास्को ड गामा ने सी रूट खोजा इंडिया के लिए। ही एनसर्कल्ड द केप ऑफ गुड होप। उसने क्या किया, केप ऑफ गुड होप से पूरा घूमते हुए साउथ अफ्रीका से पोर्ट ऑफ कैलिकट पहुंचा। ठीक है, कहाँ पहुंचा? पोर्ट ऑफ कैलिकट। कैलिकट इंडिया में है, केरला में। ओके, कैलिकट को आज क्या बोला जाता है? खोजी खोड़े। ओके, कैलिकट को बोला जाता है आज खोजी खोड़े। ओके, कैलिकट का नाम बदल दिया गया है, ये एक केरला में एक सिटी का नाम है। ओके, तो यहाँ पर ये पहुँचा वास्को ड गामा, कहाँ? कैलिकट पे। ओके, फिर ये एक वहाँ कैलिकट के राजा के पास गया जिनका नाम था जमोरिन, और उनसे परमिशन लेने के लिए ये गया था कि क्या मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ आपके एरिया में, क्या मैं यहाँ पर बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर व्यापार कर सकता हूँ। ओके, तो ये जमोरिन नाम के राजा के पास गया था। ठीक है, पोर्चुगल एस्टेब्लिश्ड अ फोर्ट इन कैलिकट। अब राजा ने परमिशन दे दी जमोरिन ने, उसको लगा ठीक है भाई, हमारा ही एक नाम होगा कि यार हमने ये जो बाहर से आया था यात्री, इसकी मदद की। ओके, तो पोर्चुगीज़ ने क्या किया वहाँ पर, लगभग 1500 में, मतलब जो वास्को ड गामा आया था वो 1498 में आया था। 2 साल बाद जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने एक पोर्चुगीज़ कंपनी एस्टेब्लिश कर ली, एक फोर्ट एस्टेब्लिश कर लिया, एक क्या किला बना लिया उसने। ठीक है, पोर्चुगीज़ ने क्या बना लिया? किला बना लिया। ठीक है, पोर्चुगल में रहने वाले लोगों को पोर्चुगीज़ बोलते हैं, तो पोर्चुगीज़ ने क्या कर लिया? एक किला बना लिया। ठीक है, और अपना कमांडर इन चीफ रख लिया, किले का एक कमांडर रख लिया, किले का एक इन्होंने रखवाला रख लिया जिसका नाम था एल्ब्यूकर्क्यू। ओके, जिसका नाम क्या था? एल्ब्यूकर्क्यू। ओके, क्या करने के लिए? फोर्ट की रक्षा करने के लिए, किले की रक्षा करने के लिए। अब एल्ब्यूकर्क्यू वहाँ पर कुछ साल रहा, फिर वो नॉर्थ तरफ जाने लगा, मतलब वो गोवा की तरफ जाने लगा, केरला से वो गोवा की तरफ जाने लगा। ठीक है, और इसने लगभग 6 साल बाद गोवा को कॉन्कर कर लिया, गोवा को जीत लिया, गोवा के राजा को हरा करके गोवा को जीत लिया। 1506 में आए थे ये लोग, 1500 में। और ये जो एल्ब्यूकर्क्यू था जिसको पोर्चुगीज़ ने अपना कमांडर इन चीफ बनाया था, इसने नॉर्थ पर जाकर गोवा पर हमला करके गोवा के राजा को हरा करके गोवा जीत लिया था। ओके, 100 साल में पोर्चुगीज़ जो थे वो मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई और श्रीलंका में सब जगह बस गए थे। कहाँ कहाँ? मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव और मुंबई और श्रीलंका। ओके, तो ये सारे जगह ये पोर्चुगीज़ का राज हो गया था। ओके, अब पोर्चुगीज़ रूल का एंड कैसे हुआ, पोर्चुगीज़ ख़त्म कैसे हुए?
देखिए जैसे 17वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई, 17वीं सेंचुरी का मतलब होता है 1601 से लेकर या 1600 से लेकर 1699 तक। ओके, 1600 से लेकर 1699 तक 17वीं सेंचुरी कहलाती है। जैसे अभी चल रही 21st सेंचुरी, तो ये चलेगी 2000 से लेकर 2099 तक। ओके, 2000 से लेकर 2099 तक, तो ये 21st सेंचुरी है। ओके, तो 17वीं सेंचुरी का मतलब होता है 1600 से लेकर 1699 तक। ओके, तो जैसे ही 17वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई, पोर्चुगीज़ जो थे अपनी ट्रेड को बढ़ाने लगे, मतलब वहाँ अपने बिजनेस को बढ़ाने लगे, और ये अपने बिजनेस को बंगाल तक ले गए। सोचिए, ये थे साउथ में, ओके, साउथ इंडिया में थे ये थे कैलीकट के पास, गोवा के पास, मैंगलोर के पास, लेकिन ये अपने बिजनेस को कहाँ ले गए? बंगाल में, मतलब ईस्ट साइड। ओके, मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको मैप दिखाऊं इंडिया का, ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया में देखिए गोवा कहाँ पर है और कैलकाटा कहाँ पर है। तो ये गोवा से कैलकाटा अपना बिजनेस ले गए थे। ओके, ये पोर्चुगीज़ जो थे। फिर क्या हुआ कि उस समय शाहजहां का शासन हुआ करता था कहाँ पर? पूरे इंडिया में। एक तरह से देखा जाए तो शाहजहां जो था वो दिल्ली का सुल्तान था। ओके, शाहजहां जो था जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, तो वो दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, तो इसका जो सूबेदार था, मतलब क्या होता था, ये जो मुग़ल एम्परर्स होते थे, ये सारी बड़ी बड़ी जगह अपने सूबेदार रख देते थे। ओके, कि आप इस जगह को देखना, निगरानी रखना। ओके, जैसे स्टेट में क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है सब जगह अपने एग्जीक्यूटिव बैठा देता है, सब जगह अपने कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह बैठा देता है। ओके, तो उसी तरह जो ये शाहजहां थे, इन्होंने बंगाल और बड़े बड़े मतलब स्टेट्स में बड़ी बड़ी जगह अपने सूबेदार बैठा दिए। ठीक है, तो अब सूबेदार ने कंप्लेन की किसको? शाहजहां को, कि यहाँ पर ये जो पोर्चुगीज़ हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये फैक्ट्री लगाने के चक्कर में है, ये अपना बिजनेस यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और यहाँ के लोगों का धंधा जो है, हम लोगों का धंधा ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो हुगली में ये पोर्चुगीज़ ने एक किला बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये जो शाहजहां था और शाहजहां का जो सूबेदार था और शाहजहां की सेना थी, इन्होंने इस किले को बर्बाद कर दिया और जो ये पोर्चुगीज़ थे इनके शिप्स को भी बर्बाद कर दिया, इनके जहाज़ को भी बर्बाद कर दिया। ठीक है, क्योंकि शाहजहां ने हुक्म दे दिया था कि इनको बंगाल से खदेड़ कर भगाओ, क्योंकि बंगाल जो था वो बहुत ही रिच एरिया था, वहाँ पर पोर्ट भी था। ओके, तो वहाँ पर एक बंदरगाह था, वहाँ पर सारे शिप्स आते थे, वहीं से इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती थी पहले भी। ओके, तो शाहजहां को जैसे ही खबर लगी कि पोर्चुगीज़ यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं बंगाल में, तो उसने शाहजहां ने बंगाल के सूबेदार को बोला कि पोर्चुगीज़ को खदेड़ कर भगाओ, पोर्चुगीज़ को यहाँ से भगाओ। ओके, तो शाहजहां के बोलने पर पोर्चुगीज़ को भगाया गया। ओके, पोर्चुगीज़ को खदेड़ कर भगाया गया, शिप्स को जला दिया गया। ठीक है, शिप्स को जला दिया गया, और जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखे थे, जो फोर्ट वगैरह बना रखे थे हुगली पे, हुगली नदी अपने वेस्ट बंगाल में जो कैलकटा है, जिसको कलकत्ता भी बोलते हैं, वहाँ से बहती है। वो गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा ही है बेसिकली, और वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती। ओके, इन दिस वे पोर्चुगीज केम टू एंड विथ एक्सेप्शन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। इसी तरह जो पोर्चुगीज़ थे उनका अंत हुआ, वो नहीं बचे, पोर्चुगीज़ नहीं बच पाए, उनका अंत हो गया। ठीक है, और वो दीव, दमन और गोवा तक ही सीमित रह गए, मतलब सिर्फ अभी भी अगर पोर्चुगीज़ थोड़े बहुत मिलते हैं तो दीव, दमन और गोवा में ही मिलते हैं, इंडिया में और कहीं पोर्चुगीज़ नहीं देखने मिलते हैं। ओके, चलिए अब डच की बात करते हैं। सबसे पहले तो पोर्चुगीज़ आए थे, फिर उसके बाद आए थे डच, तो डच की बात करते हैं। ठीक है, डच भी जो थे वो भी यूरोपियन कंट्री से ही आए थे। ठीक है, डच आज की डेट में नीदरलैंड जो है वहाँ के लोगों को बोलते हैं डच। ओके, तो
पहले हॉलैंड बोला जाता था उसको, आज नीदरलैंड बोला जाता है। ठीक है, ये भी नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है। आप चाहें तो वर्ल्ड मैप में ये जो हॉलैंड है इसको सर्च कर सकते हैं या नीदरलैंड को सर्च कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ मैप में भी अगर लिखा होगा कहीं तो मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर तो नहीं लिखा है क्योंकि इसके ऊपर का यूरोप का मैप ही नहीं है, बट आप अगर देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो आपको डच जो है वो दिखाएंगे, मतलब नीदरलैंड दिखाएगा आपको। ओके, तो 100 साल तक लगभग पोर्चुगीज़ ने शासन किया, और जैसे ही 16th सेंचुरी ख़त्म हुई, मतलब 1599 जैसे ही ख़त्म हुआ, तो जो डच था हॉलैंड का जो राजा था वो इंडिया आया ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, हॉलैंड या आज का जो नीदरलैंड है वहाँ का राजा आया व्यापार करने इंडिया में। ठीक है, शुरू में क्या किया उन्होंने, किले बनाने चालू किए पुलिकट और मद्रास में। ये मद्रास चेन्नई को बोलते हैं और पुलिकट वहीं ऊपर ही है। ओके, मतलब ये सब सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं ये सब। ठीक है, पुलिकट और मद्रास, आज की डेट में मद्रास को चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिंग सेंटर इन आगरा। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में आगरा में भी एक ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया 1663 में। ठीक है, बीच में क्या हुआ, ब्रिटिश भी आए इंडिया में, और डच जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट कंपटीशन नहीं कर पाए क्योंकि ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी, ब्रिटिशर्स का दिमाग डच से ज़्यादा अच्छा था। ओके, तो ये कॉम्पीट नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, फिर ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, ब्रिटिश कैसे आए। देखिए डच तो जो आए सो आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स से वो कम्पीट नहीं कर पाए अच्छे से, बट जो ब्रिटिशर्स आए वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा के गए, इंडिया को बहुत ज़्यादा लूट कर गए। ओके, इंडिया को पूरा खाली कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल में। क्वीन एलिजाबेथ कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है, एक तरह का ये वाटर बाउंड कंट्री है, मतलब ये इसके किनारे किनारे पूरा ओशियन है। ओके, तो ब्रिटिशर्स कब आए थे, 1600 कॉमन एरा में, 1600 सीई में आए थे। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी इंडिया में। ठीक है, ये एक कंपनी लेकर आए थे पहले, और बाद में धीरे धीरे ये उस कंपनी के बिहाफ में, मतलब उस कंपनी को ढाल बनाकर इंडिया को धीरे धीरे लूटते गए और धीरे धीरे इंडिया पर अपना कब्जा करते गए। ठीक है, दिस कंपनी बिलोंग्स टू मर्चेंट हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि जो इंग्लैंड की रानी थी उसको अपनी सेना को भेजना पड़ा कि इस कंपनी को वहाँ से बंद कराया जाए और इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही राज होगा, मतलब सिर्फ ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज होगा, ना कि किसी कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में वहाँ से भगा भी दिया गया था। ओके, क्यों, क्योंकि ये अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार के साथ गद्दारी कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही गद्दारी कर रहे थे, और इंडिया को इन्होंने बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया था इस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये कंपनी उन मर्चेंट्स को बिलोंग करती है, उन बिजनेसमैन को बिलोंग करती है जो यहाँ पर पैसे कमाने आए थे इंडिया में। ओके, तो पहला ब्रिटिश शिप जो आया था वो सूरत में आया था, अपने गुजरात में। ओके, सबसे पहले ये सूरत में आया था 1608 में। ये कौन लेकर आया था, कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस लेकर आया था। ठीक है, ये कैप्टन था शिप का। ओके, और ये पहला ब्रिटिशर था जिसने इंडिया में अपने कदम रखे थे। ठीक है, ये जहांगीर से इसकी मुलाकात हुई, इसने जहांगीर से मुलाकात ली और परमिशन ली ट्रेड करने की। ठीक है, जहांगीर उस समय शाहजहां का बेटा था, तो और ये दिल्ली पर शासन करता था जहांगीर। तो जहांगीर के जो सूबेदार वगैरह थे उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स आए हैं, उसमें से कैप्टन हॉकिंस करके एक ब्रिटिशर आया अपना जहाज़ लेके। ओके, तो जो जहांगीर था, कैप्टन हॉकिंस ने पहले परमिशन लेने की कोशिश की, बट जहांगीर ने उसको मना कर दिया क्योंकि उसको पता था कि उसके जो पिताजी थे शाहजहां, तो उनके साथ ये जो इसके पहले डच आए थे उन्होंने गद्दारी की थी। ठीक है, उन्होंने अपना मनमाना शासन बंगाल में करना चालू कर दिया था। तो अब ये जो हमारे जहांगीर थे, तो इन्होंने पहले तो परमिशन नहीं दी, फिर सर टॉमस रो आए जब। ये जो टॉमस रो कौन था, ये
इसको भेजा था ये हमारे हॉकिंस ने ही, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने ही भेजा था कि आप एक बार जहांगीर से फिर से जा कर के रिक्वेस्ट करिए और उनको कुछ ऐसा स्कीम दीजिए ताकि जहांगीर मान जाए। ओके, तो उन्होंने जहांगीर से फिर से रिक्वेस्ट की और ऐसी स्कीम दी कि जहांगीर जो है वो मान गए। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सूरत में एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सूरत में एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो जहांगीर का बेटा था शाहजहां, ठीक है, जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, तो उसने परमिशन दी किसको, ब्रिटिशर्स को, कि बंगाल में ट्रेड कर सके। ठीक है, जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, उसने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी कि बंगाल में ये ब्रिटिशर्स ट्रेड कर सकें। ओके, तो देखिए शुरू से मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखिए जो जहांगीर था उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई दूसरे कंपनी वाले जो हैं वो आएँ और शासन करें यहाँ पर। ठीक है, बट फिर भी बट इसीलिए उसने कैप्टन हॉकिंस को मना कर दिया था कि कोई शासन नहीं करेगा। बट सर थॉमस रो जहांगीर के पास आए कुछ ऐसे सुझाव लेकर, कुछ ऐसे स्कीम्स लेकर कि जहांगीर मान गए। ठीक है, तो जहांगीर ने सूरत में परमिशन दे दी। बाद में दिल्ली का शासक बन गया कौन, शाहजहां। बाद में दिल्ली का शासक बन गया शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां ने परमिशन दे दी ब्रिटिशर्स को कि आप बंगाल में क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। शाहजहां ने ब्रिटिशर्स को बंगाल में बिजनेस करने की परमिशन दे दी। ओके, और ये शाहजहां की बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि वो बिजनेस करने के बहाने वहाँ पर कॉलोनीज़ बना रहे थे। ठीक है, वो वहाँ के लोगों से धंधा कर करके पैसे कमा करके और वहाँ के लोगों को ही लूट रहे थे। ओके, उसके बाद आए फ्रेंच। द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था या ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसी तरह से फ्रेंच ने एस्टेब्लिश की द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब, 1664 में। ठीक है, 1664 में बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था। ओके, दे एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत। इन्होंने कहाँ पर फैक्ट्री लगाई, सूरत में लगाई। ब्रिटिशर्स ने भी कहाँ लगाई थी, सूरत में लगाई थी। इन्होंने 3 जगह लगाई, सूरत, मछलीपट्टनम और पुडुचेरी। सूरत, मछलीपट्टनम और पुडुचेरी, 3 जगह ये जो फ्रेंच थे इन्होंने फैक्ट्री लगाई। हेड ऑफ जो हेड थे फ्रेंच कंपनी के वो कौन थे, जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लिक्स। ओके, तो जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लिक्स जो थे उनका ये सपना था या उनकी ये इच्छा थी कि यूरोपियन रूल को वो आगे बढ़ाएं, एक्सपैंड करें, यूरोपियन रूल को ये एक्सपैंड करें। ठीक है, तो जो फ्रेंच और ब्रिटिश थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन में उतर गए। फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे, क्योंकि 2 ही पावर थे उस समय। ब्रिटिशर्स पहले बंगाल वगैरह में शासन करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच आए तो फ्रेंच भी करने की कोशिश की, बट ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा दिमाग वाले थे कि फ्रेंच जो है उनके आगे नहीं टिक पाए। ओके, और इनके बीच में डिस्प्यूट्स और लड़ाइयाँ वगैरह भी हुई जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत गए। ओके, और ये जो फ्रेंच है उनकी हार हुई। ठीक है, तो फ्रेंच जो था, फ्रेंच कुछ पुडुचेरी और माहे और चंद्रनगर करके जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर फ्रेंच का शासन था। बट पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स का ही शासन होने वाला था। ओके, फ्रेंच का शासन नहीं था। ठीक है, फिर ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिशर्स कैसे ट्रेड करते थे, द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। जो बंगाल की जो नदी है फेमस, जिसको गंगा नदी बोलते हैं बंगाल की, वो है हुगली। ओके, और ये हुगली नदी के किनारे इन्होंने किले बनाना चालू किए ब्रिटिशर्स ने 1651 कॉमन एरा के आसपास। ठीक है, मतलब लगभग आज से 350 साल पहले की बात है, 400 साल पहले की। ओके, द फोर्ट्स वर गैरिसन्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एंड गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर औरंगजेब। अब जो शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब, उससे परमिशन लेकर के इन्होंने क्या किया कि फैक्ट्री लगा ली। कहाँ, बंगाल में। बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री लगा ली। ठीक है, और ये टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, ये टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, ये क्या क्या होता था, जो भी इंडिया में व्यापार करता था उसको मुगल एम्परर को टैक्स देना पड़ता था, बट ये ब्रिटिशर्स टैक्स देना मना कर दिए थे औरंगज़ेब को। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1797 में
ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा ये ब्रिटिश टेरिटरीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं बनारस और कलकत्ता और थोड़ा बहुत हैदराबाद और मैसूर के नीचे इन्होंने शासन करना चालू किया था। ये स्टार्टिंग का है, कब? 1797 में। 43 ईयर्स के बाद यानी 1840 में आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स कितना तेज़ी से फैल गए इंडिया में, ठीक है। फिर और 17 साल बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैल गए, वो पाकिस्तान, लाहौर वगैरह सब कवर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। तो ये ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी रहती थी कि बहुत तेज़ी से अपना जो एम्पायर है उसको बड़ा करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, आज हमने जो चीज़ें पढ़ी आप उनको घर पर एक बार रीड करिएगा। आज हमने एक सेलर के बारे में पढ़ा जो था वास्को ड गामा। कल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हमने वास्को ड गामा के बारे में पढ़ा। फिर हमने पोर्चुगीज़ शासन देखा, ठीक है। फिर कैसे पोर्चुगीज़ शासन ख़त्म हुआ वो देखा। फिर देखा कैसे डच आए, फिर ब्रिटिशर्स कैसे आए, ठीक है। फिर फ्रेंच कैसे आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज कवर की। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो, जिस भी लाइन में डाउट हो, या जो भी आपको लगा कि दोबारा समझाना चाहिए, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।